आज 5 मार्च 2026 है और आज के इस डीप डाइव में एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर चर्चा होने वाली है। बिल्कुल। और ये जो हमारा आज का सेशन है ये खासकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के दूसरे और तीसरे साल के स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन मास्टर क्लास होने वाला है। एग्जैक्टली हमारे पास जो सोर्सेज हैं, जिनमें कुछ लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स हैं, टेक आर्टिकल्स और निस्ट 800-207 जैसी ग्लोबल गाइडलाइंस शामिल हैं। और इन्हीं सोर्सेज के बेसिस पर हम जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, मतलब मकसद यही है कि इन कॉम्प्लेक्स टेक डिजाइन्स को थोड़ा आसान और रोचक तरीके से समझा जाए। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। आज की चर्चा वाकई ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि हम इंटरनेट और नेटवर्क पर आखिर भरोसा करते कैसे हैं। ये आज के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ है। मतलब अक्सर ये मान लिया जाता है कि नेटवर्क की बस एक बाहरी दीवार होती है और जो कोई भी उस दीवार के अंदर है वो सेफ है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है ना। बिल्कुल कोसों दूर है। इन सोर्सेज का गहराई से अध्ययन करने पर साफ हो जाता है कि पुरानी सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। इस नए नजरिए की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए हमें उन साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखना होगा जिनका जिक्र अटीला के 2022 के डेटा में किया गया है। वो 280 दिनों वाला आंकड़ा। राइट। हाँ, वो बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है। डेटा कहता है कि अगर कोई अटैकर पुराने नेटवर्क में घुस जाता है तो उसे औसतन 280 दिनों तक कोई पकड़ ही नहीं पाता। 280 दिन, लगभग 9 महीने। एग्जैक्टली एक हैकर 9 महीने तक सिस्टम में बैठा है, सेंसिटिव डेटा खंगाल रहा है और किसी को भनक तक नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम डिजाइन है उनमें कुछ बहुत बड़ी कमियां हैं। जैसे कि इनसाइडर अटैक्स। बिल्कुल। 280 दिनों तक किसी का छुपे रहना इस बात का सबूत है कि अंदरूनी खतरों को पहचानने का कोई तरीका ही नहीं था। पुराने मॉडल्स में सारा फोकस बस बाहर से आने वाले खतरों को रोकने पर होता था। अगर खतरा अंदर ही पनप रहा हो, जैसे क्रेडेंशियल्स चोरी हो गए हों या कोई जानबूझकर डेटा लीक कर रहा हो, तो वो सिस्टम पूरी तरह अंधा साबित होता है। और हमें आज की वर्क कल्चर को भी देखना होगा। रिमोट वर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्रिंग योर ओन डिवाइस के दौर में नेटवर्क की कोई तय सीमा बची ही नहीं है। कोई पेरीमीटर ही नहीं है। सही बात है। जब कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है तो सिर्फ एक बाहरी दीवार खड़ी करके रक्षा करने का कॉन्सेप्ट ही बेमानी है। लेकिन दशकों से कंपनियों ने फायरवॉल पर करोड़ों डॉलर्स खर्च किए हैं। क्या वो सब बेकार हो गया? सोर्सेज में इस पुराने सिस्टम को कैसल एंड मोट मॉडल कहा गया है। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इसे समझने के लिए एक पुराने जमाने के किले की इमेजिनेशन कीजिए, जिसके चारों ओर सुरक्षा के लिए पानी की एक गहरी खाई है। और वो खाई हमारा फायरवॉल हो गया। एग्जैक्टली। इस डिजाइन में मान लिया जाता है कि खाई के पार जो भी है वो दुश्मन है, वहां पहरेदारी होती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कोई एक बार उस पुल को पार करके किले के अंदर आ जाता है। जो अंदर है उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई हैकर या मैलवेयर एक बार फायरवॉल को भेदने में कामयाब हो गया तो उसे किले के अंदर कहीं भी घूमने की आजादी मिल जाती है, जिसे हम लैटरल मूवमेंट कहते हैं। बिल्कुल। अंदर के सारे सर्वर्स और एप्लीकेशंस एक दूसरे पर डिफॉल्ट रूप से ट्रस्ट करते हैं और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। तो मतलब वो जो 280 दिनों का समय है वो इसी लैटरल मूवमेंट की वजह से मिलता है। हैकर एक कमजोर कंप्यूटर हैक करता है और फिर वहां से पूरे सर्वर रूम तक पहुंच जाता है। और यही से सिक्योरिटी के एक नए दौर की शुरुआत होती है। साल 2010 में फॉरेस्टर रिसर्च के जॉन किंडरवॉग ने दुनिया के सामने जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल का कॉन्सेप्ट रखा, जिसका मुख्य मंत्र बहुत ही सीधा और इम्पैक्टफुल है। नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। कभी भरोसा मत करो, हमेशा वेरीफाई करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी को देखने का एक पूरा नया नजरिया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी भी एक्सेस रिक्वेस्ट पर कभी भी डिफॉल्ट रूप से भरोसा नहीं किया जाएगा, चाहे रिक्वेस्ट नेटवर्क के बिल्कुल अंदर बैठे किसी कंप्यूटर से ही क्यों ना आ रही हो। एग्जैक्टली। हर एक रिक्वेस्ट के लिए यूजर की आइडेंटिटी और उस डिवाइस का वेरिफिकेशन अनिवार्य है। ये मॉडल मान कर चलता है कि नेटवर्क पहले से ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो हर कदम पर सबूत मांगना जरूरी है। इस फिलॉसफी को जमीन पर उतारने के लिए 3 कोर प्रिंसिपल्स का जिक्र है। पहला है वेरीफाई एक्सप्लिसिटली, यानी स्पष्ट रूप से वेरीफाई करना। हाँ, मतलब सिर्फ सही पासवर्ड डालना काफी नहीं है। सिस्टम लोकेशन चेक करेगा, डिवाइस की हेल्थ देखेगा, ओएस अपडेटेड है या नहीं। और जो दूसरा प्रिंसिपल है लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस, इसमें JIT और RBAC जैसे भारी भरकम शब्द आते हैं। क्या इन्हें थोड़े आसान तरीके से डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल। इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस का मतलब है कि यूजर को केवल उतना ही एक्सेस दिया जाए जितना काम के लिए जरूरी है, जैसे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या RBAC। हाँ,
अगर कोई मार्केटिंग टीम में है तो उसे सिर्फ मार्केटिंग के फोल्डर्स दिखेंगे। फाइनेंस के सर्वर्स उसके लिए पूरी तरह से इनविजिबल होंगे। और JIT यानी जस्ट इन टाइम एक्सेस, इसे कैसे आगे ले जाता है? मान लीजिए किसी एडमिन को रात 2 बजे सर्वर में कोई बग फिक्स करना है। पुराने सिस्टम में उसके पास 24 घंटे का एडमिन एक्सेस होता था, जो कि बहुत रिस्की है। तो JIT में क्या होगा? GIT के तहत उसे ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए सिर्फ 30 मिनट के लिए एक्सेस मिलेगा। काम खत्म होते ही वो एक्सेस अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बहुत स्मार्ट है। और तीसरा सिद्धांत है अज्यूम ब्रीच। मानकर चलें कि सिस्टम हैक हो चुका है। इसे अगर एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझे तो मान लीजिए एक टॉप सीक्रेट रिसर्च लैब है। हाँ, दिलचस्प है। पुराने कैसल एंड मॉट मॉडल में सिर्फ मेन गेट पर एक गार्ड होता था। एक बार मेन गेट पार कर लिया तो लैब के अंदर कहीं भी जाओ, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अज्यूम ब्रीच मानसिकता वाले डिजाइन में सिर्फ मेन गेट पर चेकिंग नहीं होती। लैब के अंदर हर कमरे, हर अलमारी के बाहर बायोमेट्रिक स्कैनर लगा होता है। मतलब भले ही कोई उस लैब का हेड साइंटिस्ट ही क्यों ना हो। बिल्कुल, उसे हर दरवाजा खोलने के लिए अपनी पहचान दोबारा साबित करनी होगी। ये एनालॉजी इस आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से विजुअलाइज करती है। अब अगर हम इसके टेक्निकल कंपोनेंट्स की बात करें तो इस ढांचे को खड़ा करने के लिए कई पुर्जों की जरूरत होती है, जैसे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हाँ, IAM और MFA की भूमिका सबसे अहम है। इसके अलावा हर बार चेक होता है कि डिवाइस की सिक्योरिटी कैसी है, कोई मैलवेयर तो नहीं है। और फिर नेटवर्क माइक्रो सेगमेंटेशन और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग को जोड़ा जाता है। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसे भेदना नामुमकिन सा हो जाता है। अगर हम में से एक बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो सोर्सेज में एक नेटवर्क आर्किटेक्चर डायग्राम का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। डायग्राम ये दिखाता है कि यूजर्स और डिवाइसेस सीधे डेटा तक कभी नहीं पहुंचते। उनके बीच एक अदृश्य दीवार होती है जिसे PDP और PEP चला रहे होते हैं। आखिर ये दोनों क्या है और काम कैसे करते हैं? PDP का मतलब है पॉलिसी डिसीजन पॉइंट, इसे हम सिस्टम का दिमाग कह सकते हैं। और दूसरी तरफ है PEP यानी पॉलिसी एनफोर्समेंट पॉइंट, जो एक गेटकीपर या बाउंसर की तरह काम करता है। सही कहा। जब भी डेटा एक्सेस करने की रिक्वेस्ट आती है तो वो सबसे पहले PEP के पास जाती है। गेटकीपर उसे वहीं रोक देता है और दिमाग यानी PDP से पूछता है कि क्या इसे अंदर जाने दिया जाए। तो वो दिमाग फैसला कैसे लेता है? क्या वो सिर्फ पासवर्ड चेक करता है? यहीं पर जीरो ट्रस्ट का असली मैजिक है। PDP फैसला लेने के लिए एक ट्रस्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। वो एक ही सेकंड में दर्जनों सिग्नल्स एनालाइज करता है, राइट? बिल्कुल। यूजर की आइडेंटिटी, डिवाइस का हेल्थ स्कोर, क्या एंटीवायरस चल रहा है और वो दुनिया के किस कोने से लॉगिन कर रहा है। और अगर ये ट्रस्ट स्कोर सेफ लिमिट में होता है तभी एक्सेस मिलता है। हाँ, जरा सी भी गड़बड़ी दिखने पर PDP उस गेटकीपर को बोलता है कि रिक्वेस्ट तुरंत रिजेक्ट कर दो। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है। मान लीजिए किसी ने सुबह सही पासवर्ड डाला, MFA अप्रूव किया और उसे एंट्री मिल गई। पुराने सिस्टम में तो उसे 8-10 घंटे का टोकन मिल जाता था। क्या वो आराम से काम कर सकता है? हाँ, लेकिन अगर उन 8 घंटों के बीच में ही उसका डिवाइस हैक हो जाए तो क्या होगा? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कंटिन्यूअस ऑथेंटिकेशन। सोर्सेज में माइक्रोसॉफ्ट के CAE का उदाहरण है, कंटिन्यूअस एक्सेस इवैल्यूएशन। CAE साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। जीरो ट्रस्ट में वेरिफिकेशन एक बार का प्रोसेस नहीं है, ये बैकग्राउंड में लगातार चलता रहता है। मतलब अगर कोई यूजर दिल्ली के सेफ ऑफिस नेटवर्क से काम कर रहा था और अचानक किसी पब्लिक वाईफाई से जुड़ जाता है तो सिस्टम को तुरंत अलर्ट मिल जाता है क्योंकि यूजर का कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। सिस्टम 8 घंटे के टोकन के एक्सपायर होने का इंतजार नहीं करेगा। एग्जैक्टली। वो उसी माइक्रोसेकंड में सेशन को टर्मिनेट कर देगा और दोबारा वेरिफिकेशन मांगेगा। ये हैकर्स के लिए किसी बुरे सपने जैसा है। लेकिन अगर हैकर किसी तरह MFA बाईपास कर ले और कमजोर डिवाइस के जरिए अंदर घुस जाए तो क्या वो पूरे नेटवर्क में फैल जाएगा? यहाँ काम आता है माइक्रो सेगमेंटेशन। ये लैटरल मूवमेंट को रोकने का सबसे सॉलिड तरीका है। इसे एक पनडुब्बी के उदाहरण से समझते हैं जो सोर्सेज में दिया गया है। हाँ, पनडुब्बी को अंदर से एक बड़े खाली पाइप की तरह नहीं बनाया जाता, उसे छोटे छोटे मजबूत कंपार्टमेंट्स में बांटा जाता है, ताकि अगर एक हिस्से में पानी भरने लगे तो भारी वाटर टाइट दरवाजे तुरंत बंद कर दिए जाएं, जिससे पानी सिर्फ उसी एक हिस्से में कैद रह जाता है और पूरी पनडुब्बी डूबने से बच जाती है। नेटवर्क की दुनिया में माइक्रो सेगमेंटेशन बिल्कुल यही करता है। पूरे नेटवर्क को एक बड़ा खुला मैदान छोड़ने के बजाय
सॉफ्टवेयर के जरिए छोटे सुरक्षित जोन्स में बांट देते हैं। अगर हैकर एक सर्वर को हैक कर भी ले तो वो वहीं फंसकर रह जाएगा, दूसरे सर्वर्स तक जाने का रास्ता ही नहीं होगा। ये पनडुब्बी वाला उदाहरण इस टेक्नोलॉजी को बहुत क्लियर कर देता है। लेकिन जब इसके इतने फायदे हैं तो जमीनी चुनौतियां क्या है? अगर फायदों की बात करें तो IBM की कॉस्ट ऑफ अ डेटा ब्रीच रिपोर्ट बहुत इंपैक्टफुल है। जिन कंपनियों ने जीरो ट्रस्ट लागू किया वहां ब्रीच होने पर 82% कम रिकॉर्ड चोरी हुए। 82% बहुत बड़ा नंबर है। डैमेज कंट्रोल का परफेक्ट एग्जाम्पल। लेकिन फिर हर कंपनी ने इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि इसे रातों रात लागू नहीं किया जा सकता। इसकी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है और कॉस्ट भी एक फैक्टर है। लेकिन सबसे बड़ी दीवार है लेगेसी सिस्टम्स, पुराने एप्लीकेशंस और सर्वर डिजाइन। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट बताती है कि 80% ब्रीच पुराने सिस्टम्स के कारण होते हैं। ऐसा क्यों? मान लीजिए किसी बैंक का कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर 15 साल पुराना है, उसे पता ही नहीं है कि API या MFA क्या होता है। उसे इस डिजाइन में फिट करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो फिर उसके चारों ओर एक अलग से सिक्योरिटी प्रॉक्सी की लेयर बनानी पड़ती होगी। बिल्कुल, और उसमें सिस्टम के क्रैश होने का रिस्क हमेशा रहता है। यानी थ्योरी और रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग के बीच काफी बड़ा गैप है, लेकिन बड़ी टेक कंपनियों ने इसे ओवरकम किया है। सोर्सेज में 2009 के ऑपरेशन ऑरोरा का जिक्र है। वो महज एक छोटा हैक नहीं था, वो एक नेशन स्टेट हैक था जिसने गूगल की नींव हिला दी थी। हमलावरों ने गूगल के पेरीमीटर को तोड़ा और महीनों तक लैटरल मूवमेंट करते रहे और सेंसिटिव सोर्स कोड चुरा लिया। इस घटना ने गूगल के इंजीनियर्स को सोचने पर मजबूर किया कि अगर दीवार लांघी जा सकती है तो दीवार का फायदा ही क्या है। और यहीं से जन्म हुआ बियॉन्ड कॉर्प का, जो गूगल का अपना जीरो ट्रस्ट मॉडल था। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के लिए VPN की जरूरत ही खत्म कर दी। उनका डिजाइन इस पर डिपेंड था कि यूजर कौन है और डिवाइस कितना सेफ है, इस बात पर नहीं कि वो नेटवर्क के अंदर है या बाहर। गूगल के बियॉन्ड कॉर्प ने इंडस्ट्री को एक ब्लूप्रिंट दिया। आज माइक्रोसॉफ्ट का मॉडल और NIST 800-207 फ्रेमवर्क ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुके हैं। लेकिन जब कोई चीज इतनी फेमस हो जाती है तो उसका कमर्शियलाइजेशन शुरू हो जाता है। और यहीं से एक डिबेट सामने आती है। आजकल हर वेंडर अपने प्रोडक्ट पर जीरो ट्रस्ट का स्टिकर लगा रहा है। क्या ये सच में फ्यूचर है या सिर्फ एक बज़वर्ड बन गया है? ये बहुत जायज चिंता है। कई कंपनियों को भ्रम है कि बड़ा फायरवॉल या आइडेंटिटी टूल खरीदने से जीरो ट्रस्ट लागू हो जाएगा। जीरो ट्रस्ट इन अ बॉक्स जैसी कोई चीज नहीं होती। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे इंस्टॉल कर लिया। एग्जैक्टली ये एक कल्चरल शिफ्ट है, एक माइंडसेट बदलना है। जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज में कभी भरोसा मत करो वाला रूल नहीं उतारेगी, कोई टूल उन्हें सेफ नहीं कर सकता। टूल्स सिर्फ जरिया है, असली सोल्यूशन डिजाइन में है। अब अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें तो 2026 में टेक्नोलॉजी का शिफ्ट बहुत तेज है। ट्रस्ट एल्गोरिदम को स्मार्ट बनाने के लिए AI का इस्तेमाल हो रहा है। AI पूरी तरह से गेम चेंजर है। पहले रूल इंसान लिखते थे कि 3 बार गलत पासवर्ड पर ब्लॉक कर दो, लेकिन हैकर्स अब ज्यादा चालाक हैं। इसीलिए प्रिडिक्टिव AI काम आता है। ये AI रियल टाइम में करोड़ों लॉग्स को स्कैन करता है और यूजर के बिहेवियर का पैटर्न बना लेता है। मतलब अगर टाइपिंग स्पीड या माउस मूवमेंट अजीब हुआ तो AI हमला होने से पहले ही अकाउंट ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने नेटवर्क की बची खुची सीमाएं भी खत्म कर दी हैं। आज डेटा कारों में है, स्मार्ट वॉच में है, फ्रिज में है। इस बिखरे हुए इकोसिस्टम को अगर कोई फ्रेमवर्क बचा सकता है तो वो केवल जीरो ट्रस्ट है। तो कैसल एंड मोट से लेकर आज के AI बेस्ड सिक्योरिटी तक का ये सफर बहुत ही शानदार रहा है। हमने समझा कि कैसे PDP का दिमाग, पीप की पहरेदारी और माइक्रो सेगमेंटेशन मिल के काम करते हैं। भविष्य की डिजिटल दुनिया बिना भरोसे के ही चलेगी, ये तो तय है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस पूरे मॉडल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सोर्सेज में थेल्स की रिपोर्ट है जो पोस्ट क्वांटम रेडीनेस पर जोर देती है। क्वांटम कंप्यूटिंग। हाँ, आज का जीरो ट्रस्ट जिस एन्क्रिप्शन और मैथमेटिक्स पर टिका है, आने वाले सालों में क्वांटम कंप्यूटर्स उसे मिनटों में या शायद सेकंड्स में तोड़ देंगे। ये तो पूरी बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। एग्जैक्टली। जब वो गणित ही टूट जाएगा तो फिर सिस्टम पहचान कैसे वेरीफाई करेगा? क्या हमारे आज के जीरो ट्रस्ट डिजाइन कल के क्वांटम युग के लिए तैयार हैं? ये सवाल किसी को भी बेचैन करने के लिए काफी है और ये साबित करता है कि टेक्नोलॉजी में कोई भी सोल्यूशन फाइनल नहीं होता। सिक्योरिटी एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। इसी प्रोवोकेटिव थॉट के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और सिस्टम्स पर कभी आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए।